अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर का पहला लेसन द डाइंग सन। ये लेसन सर जेम्स हॉपवुड जीन्स ने लिखा है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर जेम्स हॉपवुड जीन्स कौन थे। ये बंदा फिजिक्स का प्रोफेसर था इंग्लैंड में, और इन्होंने कैम्ब्रिज में भी पढ़ाया, फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। 1928 में जेम्स जीन्स को सर का खिताब मिला, तो उसके बाद से ये सर जेम्स हॉपवुड जीन्स कहलाए। लेसन हमारा बेस करता है बिग बैंग थ्योरी पर। बिग बैंग थ्योरी क्या है और इसका आइडिया किसने दिया? 1920s में सबसे पहले बिग बैंग का आइडिया एक फ्रेंच प्रीस्ट जॉर्ज लेमाथे ने दिया। ये आदमी एस्ट्रोनॉमर भी था और ये बेल्जियम में पादरी था। इसके साथ साथ ये फिजिक्स का टीचर भी था। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग ये है कि कायनात एक अजीम धमाके की सूरत में वजूद में आई। अब हम डिस्कस करते हैं लेसन में पैरावाइज जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। पेज 1 पैराग्राफ फर्स्ट में बुनियादी तौर पर दो आइडियाज को डिस्कस किया गया है। नंबर 1, अर्थ इज स्मॉल, स्टार्स आर लार्ज। राइटर हमें बताता है कि जमीन हमारी बहुत छोटी है, इसके मुकाबले में जो स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, इतने ज्यादा बड़े कि हमारी जमीन जैसी लाखों जमीनें इनके अंदर समा जाएं फिर भी जगह खाली बच जाएगी। फर्स्ट पैराग्राफ का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? स्टार्स आर काउंटलेस। कायनात में पाए जाने वाले सितारे अनगिनत हैं, उनका शुमार मुमकिन नहीं है। मुसन्निफ हमें समझाता है कि कायनात में पाए जाने वाले टोटल स्टार्स की जो तादाद है वो इस तरह से है जिस तरह से दुनिया के तमाम समुद्रों के साहिल पर पाए जाने वाली रेत के जर्रात की जो तादाद है, यानी हम उसे शुमार नहीं कर सकते, वो लामहदूद है, काउंटलेस है। सेकंड पैराग्राफ में भी दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? स्टार्स ट्रेवल अलोन। सितारे अपने अपने मदार में अपने अपने रास्ते पर सफर करते हैं। बहुत कम सितारे ऐसे हैं जो एक ग्रुप की सूरत सफर करते हैं, अदरवाइज इनकी जो मेजॉरिटी है वो तन्हा अपने अपने रास्ते पर चल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टार्स डू नॉट कोलाइड व्हाई? कि ये बेशुमार हैं और ये काउंटलेस हैं, इतने बड़े बड़े हैं, तो जब ये चलते हैं अपने अपने रास्तों पर तो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं? मुसन्निफ इसका आंसर में देता है एक स्केल मॉडल की सूरत, एक मिसाल की सूरत। स्केल मॉडल का मतलब होता है किसी भी चीज का हकीकी छोटा मॉडल। तो हमें मुसन्निफ बताता है कि अगर हम ये फर्ज कर लें कि एक समंदर जो है वो पूरी कायनात है और उसके अंदर ट्रेवल करने वाले जो वेसल्स यानी बहरी जहाज हैं वो सितारे हों, तो एक बहरी जहाज का अपने करीब तरीन बहरी जहाज से जो सफर होगा वो कम से कम 1 मिलियन माइल होगा, 10 लाख मील होगा। इससे हम समझ सकते हैं कि ये स्टार्स आपस में टकराते क्यों नहीं हैं। थर्ड पैराग्राफ में हमें बताया गया कि बिग बैंग कैसे हुआ और प्लैनेट्स किस तरह से वजूद में आए। हमें बताया गया है कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ। किस तरह से हुआ? सूरज के करीब एक आवारा सितारा आया जिसने सूरज की सतह पर अनइमेजिनेबल बड़े बड़े पहाड़ जो थे वो पैदा किए गैसों के। इसकी टाइडल पुल की वजह से सूरज पर बनने वाले वो जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे वो टुकड़ों की सूरत बट गए। सूरज ने इन टुकड़ों को खला में फेंक दिया। ये फेंके गए टुकड़े सूरज की कशिश की वजह से इसके गिर्द चक्कर काटने लगे और इन फेंके गए टुकड़ों को प्लैनेट्स कहा गया। हमारी जमीन भी इसी तरह से वजूद में आने वाले प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ यानी पैराग्राफ नंबर 4 में हमें यह बताया गया है कि सूरज के ये टुकड़े जो अलग हो गए थे, जिन्हें आज हम प्लैनेट्स कहते हैं, शुरू में ये बहुत गर्म थे, वक्त के गुजरने के साथ साथ इनका टेम्परेचर कम होता गया और यही वो कंडीशंस थी
जहां से जिंदगी का आगाज हुआ। जिंदगी का आगाज हुआ अर्थ पर, जमीन पर। कैसे हुआ? लेसन में बड़े वाज़े तौर पर मुसन्निफ हमें बताता है कि हमें नहीं पता कब, क्यों और कैसे जिंदगी का आगाज जमीन पर हो गया। साइंस हमें यह बताती है कि जब ये कूलिंग प्रोसेस चल रहा था प्लैनेट्स का, तो इस दौरान फिजा में बहुत सारी गैसें थी। टेम्परेचर कम होने की वजह से उन गैसों के मॉलिक्यूल्स बने, जिससे बारिशें स्टार्ट हुई, और फिर बारिशों की वजह से जो है वो टेम्परेचर कम हुआ, तो जिंदगी का वजूद मुमकिन हुआ। जिंदगी स्टार्ट कैसे हुई? सिंपल फॉर्म की सूरत में। ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे जिनसे जिंदगी का आगाज हुआ। वक्त के गुजरने के साथ साथ जिंदगी की ये सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स होती गई, फिर कॉम्प्लेक्स से ये मोर कॉम्प्लेक्स होती गई, जिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का आखिरी जो प्रोडक्ट था वो था इंसान। और ये वो बीइंग है जिसके पास इसकी सेंस ऑफ ब्यूटी है, जिसकी हाई एस्पिरेशंस, डिजायर्स, एम्बिशंस हैं, और जिसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो आइए हम चलते हैं लेसन की टेक्स्ट की तरफ, हम डिस्कस करते हैं। जी, इंट्रोडक्शन के बाद टेक्स्ट की रीडिंग। पेज 1 पैराग्राफ 1। फर्स्ट पैराग्राफ में दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1, अर्थ इज वेरी स्मॉल, स्टार्स आर वेरी लार्ज। जमीन बहुत छोटी है, स्टार्स बहुत बड़े हैं। स्टार्स आर काउंटलेस, स्टार्स तादाद के लिहाज से नाकाबिले शुमार हैं। फर्स्ट की आइडिया का फॉन्ट कलर ब्लू है। उन लाइंस को भी मैंने ब्लू किया है जिन लाइंस में यह आइडिया डिस्कस किया गया है। सेकंड की आइडिया का कलर रेड है। इसी तरह से उन लाइंस को भी रेड कलर में लिखा गया है जहां पर यह आइडिया डिस्कस किया गया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं ये वो वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स मुख्तलिफ बोर्ड्स के गुज़श्ता पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। A few stars are known which are hardly bigger than the earth. चंद एक सितारों के बारे में मालूम हो सका कि वो जमीन से बमुश्किल बड़े हैं, but most of them are so large, लेकिन इनमें से अक्सर सितारे इतने बड़े हैं that hundreds and thousands of earth could be packed inside each, कि इनके अंदर हजारों जमीनें समा जाएं, and leave room to spare, और फिर भी जगह खाली बच जाए। Here and there we find an immense star. इधर उधर हमें एक बहुत बड़ा सितारा नजर आता है। Large enough to contain millions and millions of earth, जो इस कदर बड़ा है कि उसके अंदर लाखों जमीनें समा जाएं। And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. और सितारों की कुल तादाद कायनात में शायद कुछ इस तरह से है जिस तरह से दुनिया के समंदर के साहिलों पर पाई जाने वाली रेत के कुल ज़र्रात की तादाद है, यानी नाकाबिले शुमार है। जिस तरह से हम रेत के ज़रात को नहीं गिन सकते, इसी तरह से हम कायनात में पाए जाने वाले स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, ये छोटापन है खला में हमारे घर यानी जमीन का। When measured up against the total substance of the universe, जब हम पूरे कायनात के हुजम के मुकाबले में जमीन का साइज देखते हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं है। एडिशनल क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो तीनों यहाँ पर लिख दिए हैं। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर चूंकि कॉन्सेप्ट यही है, तो क्वेश्चन मोर और लेस इन्हीं तीन तरह से जो है वो पूछा जा सकता है। Page 1, paragraph number 2. Again, there are two key ideas. Number 1, stars travel alone. सितारे तन्हा सफर करते हैं। Number 2, science. Since the space is too vast, stars do not collide with one another during their journey. चूंकि खला बहुत वसी है, तो ये इतने बड़े बड़े सितारे भी जब खला में सफर करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं। These millions of stars are wandering about in space. ये लाखों सितारे खला में घूम रहे हैं। A few form groups which journey in company. चंद एक सितारे ऐसे हैं जो ग्रुप बनाते हैं और फिर ग्रुप की सूरत ही सफर करते हैं। But most of them travel alone. लेकिन इनमें से अक्सर तन्हा सफर करते हैं। And they travel through a universe
اور وہ ایک ایسی کائنات میں سفر کرتے ہیں سو immense جو اس قدر وسیع ہے that it is very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another کہ ایک ستارے کے لیے یہ بڑا ہی نایاب واقعہ ہے کہ کوئی دوسرا ستارہ اس کے قریب آ جائے. For the most part each star makes its voyage in complete loneliness کیونکہ اپنے سفر کا اکثر حصہ ایک ستارہ مکمل تنہائی میں طے کرتا ہے. Like a ship on an empty ocean بالکل اس طرح سے جس طرح سے ایک بحری جہاز خالی سمندر میں سفر کرتا ہوں. In a scale model ایک حقیقی چھوٹے ماڈل کی صورت میں in which the stars are ships جس میں ہم یہ فرض کر لیں کہ ستارے بحری جہاز ہیں. The average ship will be well over a million miles from its nearest neighbor تو ایک اوسط بحری جہاز اپنے قریب ترین پڑوسی بحری جہاز سے 10 لاکھ میل سے زائد فاصلے پر ہوگا. From this it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. اس بات سے سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ایک ستارہ کبھی بھی اپنے قریب کسی دوسرے ستارے کو کیوں نہیں پاتا. سیکنڈ پیراگراف میں جی ایک کوشچن ایکسرسائز کا. How is it that a star seldom finds another star near it? دو ایڈیشنل کوشچن اس پر آ سکتے ہیں. How do the stars travel and why do the stars do not collide with another? Next paragraph number 3 key ideas. The rare event Big Bang happens. اس پیراگراف میں بتایا جائے گا کہ وہ نایاب واقعہ یعنی بگ بینگ کب ہوا. Earth and other planets come into being اور پھر کس طرح سے جو ہے زمین اور دوسرے ستارے وجود میں آتے ہیں. We believe however that some 2000 million years ago the rare event took place. تاہم ہم یقین رکھتے ہیں کہ 2010 لاکھ سال پہلے جو ہے یہ نایاب واقعہ رونما ہوا. And that another star اور یہ کہ ایک دوسرا ستارہ wandering blindly through space خلا سے اندھا دھند گھومتے ہوئے happened to come near the sun اتفاق سے سورج کے قریب آ نکلا. Just as the sun and moon raises tides on the earth بالکل اس طرح سے جس طرح سے سورج اور چاند زمین کی سطح پر موجیں بلند کرتے ہیں. So this second star must have raised tides on the surface of the sun. تو اس دوسرے ستارے نے بھی لازمی طور پر سورج کی سطح پر موجیں بلند کی ہوں گی. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. لیکن یہ جو موجیں تھیں یہ ان موجوں سے بہت مختلف تھی جو چھوٹا سا چاند ہمارے سمندروں میں پیدا کرتا ہے. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. ایک بہت بڑی موج نے لازمی طور پر سورج کی سطح پر سفر کیا ہوگا. At last forming a mountain آخر کار اس موج نے ایک اتنی بڑی چٹان پیدا کر دی. So high that we can hardly imagine it جو کہ اس قدر بلند تھی کہ ہم بمشکل اس کا تصور کر سکتے ہیں. As the cause of the disturbance came nearer and nearer جس طرح سے گڑبڑ پیدا کرنے والا یہ ستارہ سورج کے قریب سے قریب تر آتا گیا the mountain would rise higher and higher تو اسی طرح سے اس چٹان کی جو بلندی تھی وہ مزید بڑھتی گئی. And before the second star began to move away again اور اس سے پہلے کہ اس دوسرے ستارے نے سورج سے ایک بار پھر دور جانا شروع کیا its tidal pull had become so powerful اس کی کشش ثقل کی طاقت اس قدر زیادہ ہو چکی تھی that this mountain was torn to pieces کہ سورج کی سطح پر بننے والی وہ چٹان ٹکڑوں میں بٹ گئی and threw off small parts of itself into space اور اس چٹان نے اپنے ٹوٹ کر الگ ہونے والے ٹکڑوں کو خلا میں پھینک دیا. These small pieces have been going round the sun ever since. یہ چھوٹے ٹکڑے اس وقت سے سورج کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. They are the planets. یہ پلانٹ ہیں. Great and small. چھوٹے اور بڑے. Of which our earth is one. جس میں سے ہماری زمین بھی ایک پلانٹ ہے ایک سیارہ ہے. ہمیں بتا دیا گیا کہ زمین کی پیدائش کس طرح سے ہوئی. اس پیراگراف کے 3 کوشچن ہیں جی.
क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है, व्हाट हैपेंड व्हेन वेंडिंग स्टार केम नियर द सन। क्वेश्चन नंबर 2 भी टेक्स्ट बुक का ही है, व्हाट आर प्लैनेट्स, हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। थर्ड क्वेश्चन एडिशनल, हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू बीइंग। पेज 4 का पैराग्राफ नंबर 4 की आइडियाज। फर्स्ट की आइडिया, द थ्रोन ऑफ पीसेस प्लैनेट्स वर वेरी हॉट, ग्रेजुअली दे कूल डाउन। ये जो खला में फेंके गए टुकड़े थे, जो प्लैनेट्स थे, ये शुरू में बहुत गर्म थे लेकिन बतदरीज ये ठंडे होते गए। लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ इन अ सिंपल फॉर्म, जमीन पर जिंदगी का आगाज बड़ी सादा सी शक्ल में हुआ। इट ग्रू कॉम्प्लेक्स, फिर ये पेचीदा हो गया। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस वाज मैन, और इस प्रोसेस का जो आखिरी प्रोडक्ट था वो इंसान था। The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. सूरज और दूसरे सितारे जिन्हें हम आसमान पर देखते हैं सब के सब इंतहाई गर्म है। Far too hard for life to exist on them, इस कदर ज्यादा गर्म कि इन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं हो सकता। So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off, लिहाजा बिलाशुबा टूट कर अलग होने वाले ये टुकड़े भी इतने ही गर्म थे जब इन्हें पहली बार खला में फेंका गया था। Gradually they became cooler, बतदरीज ये टुकड़े ठंडे होते गए। Until now they have very little heat of their own left, यहाँ तक कि अब इनके पास अपनी जाती तपिश बहुत कम रह गई है। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them, उनकी सारी की सारी तपिश जो है अब उस श्वापाशी से आती है जो सूरज उन पर डालता है। अगली लाइंस में हमें बताया गया कि जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ। इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ, तो इसी अरसा के दौरान इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़े ने जिंदगी को जन्म दिया। ये टुकड़ा जमीन था। वी डू नॉट नो हाउ व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड, हमें नहीं पता कि ये कब क्यों और कैसे हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये सादा जानदारों में शुरू हुआ। whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying, जिनकी असल ताकत इस चीज में पोशीदा थी कि ये सादा जानदार मरने से पहले अपने जैसा एक और पैदा कर जाते थे। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इन सादा शुरुआत से केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक ऐसा तसलसल वजूद में आया। ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो वक्त के साथ पेचीदा से पेचीदा तर होता गया। हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, आखिर में इसने ऐसे जो है वो जानदार पैदा किए। whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, जिनकी जिंदगियां जो है वो ज्यादातर घूमती हैं उनके एहसासात और ख्वाहिशात पर। their sense of beauty, उनकी खूबसूरती की हिस्स पर। and the religions in which their highest hopes and noblest desires, और उन मज़ाहिब पर जिनमें उनकी बुलंद तरीन उम्मीदें और अजीम तरीन ख्वाहिशात पिन्हा है, जुड़ी हुई हैं। बात हो रही है इंसान की। लेसन में बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया कि नहीं पता कि जमीन पर जिंदगी का आगाज कब क्यों और कैसे हुआ, बस ये हो गया। साइंस हमें यह बताती है कि जब जमीन का कूलिंग प्रोसेस चल रहा था तो उस दौरान चूंकि फिजा में बहुत सारी गैसें थी, जमीन का टेम्परेचर जिस तरह से कम होता गया तो उन गैसों ने मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार की। फिर उन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर उन बारिशों के बाद जो है वो पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ। तो ये थी जिंदगी की सादा सी शुरुआत, और फिर वहां से ये तरीकाकार जो था वो मजीद पेचीदा तर होता गया, और इस पेचीदा तरीकाकार की जो आखिरी प्रोडक्ट थी वो हम इंसान हैं। इस पैराग्राफ में से टेक्स्ट बुक के 2 क्वेश्चन हैं। Why is there no life on stars? और write a note on the beginning of life on earth। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड के पेपर्स में। एडिशनल क्वेश्चन, what was the simple form of life, what was the most complex form of life?
تو سمپل فارم آف لائف کیا تھی جی؟ زندگی کی جو سادہ شروعات تھی کہ وہ جاندار جو اپنے مرنے سے پہلے اپنے جیسا ایک اور پیدا کر جاتے تھے، اور موسٹ کمپلیکس فارم کیا ہے؟ انسان. تھینک یو سو مچ.